कंपनी फाइनल अकाउंट। नॉर्मली हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट स्टडी करते हैं। कंपनी फाइनल अकाउंट वी प्रिपेयर इन कंप्लायंस विद शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। लाइकवाइज, क्या आपको पता है बैंकिंग कंपनी के लिए कौन सा एक्ट अप्लीकेबल है? क्या आप वीडियो देख? बैंकिंग एक्ट। या विच वन? बैंकिंग एक्ट। बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949। यस, बिल्कुल सही, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो अभी हम जो भी कुछ बात कर रहे हैं रिलेटेड टू बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट, वो हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लाई करके अंदर जो लिखा है नोइंगली और अननोइंगली उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट। बहुत सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक एट ग्रेजुएट लेवल हम लोग ओनली बीकॉम ऑनर्स के बच्चे पढ़ते हैं। ये इंटरमीडिएट सीए का टॉपिक है एंड एमकॉम पार्ट 1 या तो पार्ट 2 में ये टॉपिक रखते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? एट अंडरग्रेड लेवल एक्सेप्ट अस नोबडी स्टडीज दिस चैप्टर। तो दैट वे अच्छा है कि आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, बैंकिंग फाइनल अकाउंट। ऑब्वियसली बैंकिंग फाइनल अकाउंट में हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखने वाले हैं। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं बताएगा। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी फॉर्मेट देखने वाले हैं। ऑब्वियसली ये आजकल सब अभी वर्टिकल फॉर्म में हो गया है। सो वी आर गोइंग टू लर्न इनकम, इसके अंदर क्या क्या आएगा मैं बताएगा, एंड एक्सपेंसेस वो भी मैं बताएगा, एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे से पढ़ने की टॉपिक की मजा अलग है। आप देखेंगे जब मैं एक्चुअल फॉर्मेट याद कराता हूँ तभी। बहुत सिंपल है। आपको फिर भी क्या लगता है एज ए इनकम बैंक की मेजर इनकम कौन सी होगी? सोच के आंसर दो। एज ए इनकम बैंक की मेजर इनकम क्या होगी? जल्दी से बोलो। जैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूँ, ट्रेडिंग कंपनी हूँ, तो मेरा रेवेन्यू जो बोलते हैं रेवेन्यू, वो सेल्स वर्ड वी यूज, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज। कोचिंग क्लास है तो सेल ऑफ सर्विस, ट्यूशन फीस। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग हो तो सेल ऑफ गुड्स। तो वैसे बैंक के लिए क्या बोल रहे हैं? मेजर ऑपरेटिंग इनकम क्या हो सकती है? उसका नाम क्या बताएंगे बैंक के लिए? जल्दी जल्दी बोलो, क्या लग रहा है आपको? इंटरेस्ट। यस, इंटरेस्ट इनकम बैंक की एकदम मेजर इनकम होगी। एंड जो इंटरेस्ट इनकम नहीं है वो सब अदर इनकम में आ जाएगा। तो आप देखेंगे जब मैं बैंक का पीएनएल का एक्चुअल फॉर्मेट सिखाएगा तब इनकम में दो बातें इंक्लूड करेगा, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम। ओके, अब जो मेरा फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, आपको भी लिखना स्टार्ट करना है। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 1, यू ऑल्सो हैव टू स्टार्ट राइटिंग। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप भी लिखना स्टार्ट करो, और उसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर द बैंक। रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर बैंक। रेवेन्यू माने सेल्स, यहां मेरे लिए सेल माने इंटरेस्ट हो गया बैंक के लिए। रिकॉग्निशन माने रिकॉर्ड करना, मान्य करना, एग्री करना। आपको क्या लगता है बैंक वाया एनुअल रिपोर्ट, वाया आवर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब अनाउंसमेंट कर सकती है कि मैंने इंटरेस्ट इनकम कमा लिया, अर्न कर लिया? दैट इज अवर टॉपिक। व्हेन कैन आई रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, मतलब कि इंटरेस्ट इनकम फॉर द बैंक। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, सपोज देयर इज विजय मलाया, दो विजय है, एक विजय मलाया है, स्पेलिंग मालूम नहीं है, जो भी है, एक मैं भी हूं, लेकिन फिलहाल अभी मैं मेरा काम नहीं कर रहा है। ये किंगफिशर वाला विजय मलाया की बात कर रहा हूं। आपको तो पता है कि बैंकों को मिलाकर बहुत बड़ा अमाउंट उससे लेना है, से अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। अभी अभी मार्च खत्म हो गया, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो उसके ऊपर 900, अभी जो ईयर गया ना, ईयर एंडिंग मार्च, कौन सा ईयर गया? 21। 8,000 करोड़ विजय मलाया से 2-3 साल से बाकी है, मे भी 3-4 साल भी हो गया होगा, है नो आइडिया। एज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, उसको जो लोन्स एंड एडवांसेस दिया है, सो 960 करोड़। क्या बैंक जब अपना ईयर एंडिंग
मार्च 21 का फाइनल अकाउंट बनाएगा, तब बैंक बोलेगी मैंने विजय मल्ल्या से अक्रूवल बेसिस पर 950 करोड़ इंटरेस्ट इनकम कमा लिया है, लेट अस सेलिब्रेट, एक साल खत्म हो गया, इंटरेस्ट इज अक्रूड। क्या ये सही रहेगा? एंड बेस्ड ऑन 960 इंटरेस्ट इनकम वो अपना नेट प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर देंगे, इनकम टैक्स भी भर देंगे एंड डिविडेंड भी दे देंगे। चलेगा क्या? आर यू ओके विद दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? नो सर। क्या आप लोगों को एब्सोल्युटली पता चल गया मैं क्या कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? कॉन्सेप्ट Yes. नंबर 1 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर बैंक। बैंक के लिए मेजर रेवेन्यू इज इंटरेस्ट इनकम। अब क्वेश्चन ये है, बैंक पूरी दुनिया को कब ऐलान करेगी, कब अनाउंस करेगी मैंने इंटरेस्ट कमा लिया है? कैश में मिला है कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्रूवल सिस्टम इज ओके, मैंने इंटरेस्ट इनकम अर्न कर दिया है। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी अभी ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 खत्म हुआ, सभी बैंकों ने मिलकर विजय मल्ल्या को रफली अबाउट 8000 करोड़ की लोन लैंडिंग किया है। एज्यूमिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, एक साल खत्म हो गया, 960 करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट अक्रू हो गया है। रियल मिला कितना है पता है? कैश रिसीट कितना मिला होगा? क्या लग रहा है 960 में? क्या लगता है 960 करोड़ में से बैंकों को रियल में कैश में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? आई से 4 आना भी नहीं मिला है, 25 पैसे भी नहीं मिला है। सो क्वेश्चन ये था कि जब बैंक अपना फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब क्या अपने पीएनएल में एक्रूवल बेसिस पर 960 करोड़ लिखेंगे कि हमने विजय मल्ल्या किंगफिशर ग्रुप से 960 करोड़ कमाया है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मेरा नेट प्रॉफिट 960 करोड़ से जास्ती हो गया है, मैं इनकम टैक्स भी भर देगा ना, शेयर होल्डर को डिविडेंड भी भर देगा? इसके जवाब में आप लोगों ने क्या बोला? क्या आपको ये सही लग रहा है? क्या आपका दिल है कि मानता है? जल्दी बोलो, आपने क्या बोला इसके जवाब में? नो सर। नहीं। अच्छा एक बात बताओ, नो आंसर को मैं एग्री करता हूं, आपको क्यों नहीं लग रहा है कि ये 960 करोड़ लेना चाहिए? ऐसा तकलीफ क्या है आपकी? व्हाट इज रॉन्ग विद सर दिस? वो रिसीव नहीं है ना, मतलब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी श्योर नहीं है। सो वी डोंट हैव दैट, दैट इज नॉट द एक्चुअल मतलब रियलिटी। ये आपको 960 करोड़ मिलने का चांसेस बहुत डीम लग रहा है, वेरी वेरी डीम लग रहा है। यस यस डीम लग रहा है, स्पेशली ये विजय मल्ल्या करोगे, करेक्ट? ये ग्रुप जो है, जो हमको लग रहा है कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट ग्रुप हो गया है एंड चांस ऑफ गेटिंग दिस मनी इज वेरी वेरी रॉन्ग। सो आई पुट द सेम क्वेश्चन डिफरेंटली। तो फिर आपको कब लग रहा है कि बैंक अपनी इंटरेस्ट इनकम कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए? डू यू मीन ओनली कैश मनी 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 मिलता है तो ही रिकॉग्नाइज करते हैं नॉर्मल केस में? क्या लग रहा है आपको नॉर्मल केस में बैंक को इंटरेस्ट इनकम कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए? नॉर्मल केस में कब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए? और विजय मल्ल्या का केस में कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए? दैट मीन्स कि आप विजय मल्ल्या का केस और दूसरी कंपनी का केस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्या आप विजय मल्ल्या का केस और दूसरी कंपनी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, जितना भी लोन्स एंड एडवांसेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। परफॉर्मिंग असेट, असेट का मीनिंग है एडवांस होता है, और दूसरा क्या आएगा? असेट माने एडवांसेस, और दूसरा क्या आएगा? जल्दी बोलो। सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? नॉन परफॉर्मिंग आदमी या असेट या ग्रुप का? क्या ये विजय मल्ल्या किंगफिशर ग्रुप हम इसमें लिख सकते हैं? जेट एयरवे भी इसमें लिख सकते हैं? हाँ या ना, जल्दी बोलो ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है। और तुम्हारा खुद का कोई बिजनेस है पेरेंट्स का, तो उसको हम किस में डालेंगे? परफॉर्मिंग असेट। ओके, वेरी सिंपल लैंग्वेज। हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ना, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसमें हम देखेंगे हम नॉन परफॉर्मिंग असेट किसको बोलते हैं। बट फिलहाल एकदम टेम्पररी वर्ड को बोल सकता हूं, जो आदमी इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रेगुलर दे रहे हैं उसे हम किस में मिक्सअप करेंगे? जो आदमी इंटरेस्ट भी रेगुलर दे रहा है,
EMI भी रेगुलर भर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? परफॉर्मिंग एसेट्स। परफॉर्मिंग। एंड जो आदमी न इंटरेस्ट दे रहा है न इंस्टॉलमेंट भर रहा है, उससे हम क्या बोलेंगे? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग। अब क्वेश्चन है कि जो लोन्स एंड एडवांसेस परफॉर्मिंग है, गुड क्वालिटी, दैट इज गुड क्वालिटी, बराबर ना? गुड क्वालिटी एडवांस, सिंपल लैंग्वेज, नॉन टेक्निकल। तो उसका जो इंटरेस्ट इनकम है, उनकी जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम है, उसकी जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम है, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए इनकम पीएनएल में। व्हेन आई से रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम मतलब पीएनएल में, ऑन अक्रूवल बेसिस। कॉन्सेप्ट खत्म। मतलब जैसे ही मंथ खत्म हो गया ना, हम एंट्री कर देंगे डेटर्स मतलब कस्टमर्स टू इंटरेस्ट इनकम। बैंक है ना एंट्री कर देगी डेटर्स या तो कस्टमर्स टू इंटरेस्ट इनकम, भले मिला नहीं है, क्योंकि वो किस प्रकार का क्वालिटी ऑफ डेटा है, किस प्रकार की क्वालिटी ऑफ डेटा है? परफॉर्मिंग। सो परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए, परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए बताइए, अभी मैंने क्या रूल बताया? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है, कौन से रिकॉग्नाइज करना है? एक्रूअल बेसिस, दैट इज ड्यू बेसिस। मतलब जैसे ही मंथ खत्म हो गया, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एस्टैब्लिश हो गया, अब इंटरेस्ट की इनकम कमाया ऐसा ऐलान कर दो, बाय पासिंग द एंट्री कस्टमर टू इंटरेस्ट इनकम। ये सब नॉर्मल केस में कैसे डेटर्स टू सेल करते हैं, सेल को इनकम बोलते हैं ना। सेल्स हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखते हैं, जीपीएनपी भी फाइन करते हैं, इनकम टैक्स भी भरते हैं, डिविडेंड भी देते हैं, भले ना पैसा नहीं आया तो क्या हो गया। बट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, लाइक विजय मलाया टाइप का, उसको इंटरेस्ट इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगे पता है? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इनकम is recognized only on actual receipt basis। मतलब क्या? अरे भाई विजय मल्ल्या किंगफिशर ग्रुप की प्रॉपर्टी का नीलामी हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा और बैंक उसमें से वसूली करेंगे, तो वो वसूली में, रिकवरी में, एक्चुअल रिसीट में कोई इंटरेस्ट इनकम की रिकवरी हो गई है, तो उस वक्त ऑन रिसीट बेसिस इंटरेस्ट इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे। कितने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो आई वर्ड टाइप करो, आई माने अंडरस्टूड, नहीं तो यू टाइप करो, यू माने अंडरस्टूड। जल्दी। कॉन्सेप्ट नंबर 1 रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर बैंक्स का कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो गया। 13 ऑफ यू आर विथ मी एंड ओनली 13 बच्चे पढ़ रहे हैं। सीए करने वाले बहुत नादान बच्चे हैं, आई कैन टेल यू इन वन लाइन, बहुत नादान है। नादान मतलब अज्ञानी है। मैं से ये टॉपिक अकाउंट्स के नहीं पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाट आई कैन से। चलिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है अभी? हाँ, क्वेश्चन 1 इसकी मैंने क्या है क्वेश्चन? नहीं सर, वो पहले आपने जो लिखा था वो चार्ट, एक सेकंड बस। अरे हाँ, आपको ये लिखना है, सॉरी ये आपको लिखना है, आई मिस्ड आउट टू टेल यू। प्लीज लिख दिया तो मुझे W टाइप कर देना। हाँ, ये कॉन्सेप्ट 1 लिखना है आपको। लिख दिया तो W वर्ड टाइप कर देना, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड। वैसे समझ तो सबको आ गया है, स्वयं को, सची, प्राप्ति, क्षितिज, अक्षत, गिरिजा, दिशा, संस्कृति, एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, दैट्स गुड। बट लिख लिया तो W टाइप कर देना, राइट? W मतलब रिटर्न, या आपको लिखना है। ऐसे हमारे पास कुछ अराउंड 9-10 कॉन्सेप्ट है, 8-9 कॉन्सेप्ट है, देखेंगे छोटे छोटे हैं। और सभी क्वेश्चन के ऊपर सीए इंटर की जो एग्जाम होती है 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ये टॉपिक में कन्वेंशनल बोलते हैं ना, फाइनल अकाउंट ऑफ से 16 मार्क 15 मार्क क्वेश्चन ना आते हुए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर 4 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन पूछेगा, आपको डेटा देगा, मैं डेटा भी क्वेश्चन 1 बताता हूँ, फिर मैं पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू 3 मार्क 5 मार्क कि भाई व्हाट इज द इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, डायरेक्ट क्वेश्चन। प्लीज आपने लिख दिया तो W बताना। ओ वेरी गुड, आपने 12 ऑफ यू फिनिश राइटिंग, नाइस, बहुत अच्छा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना, दिस इज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन। सॉरी, वापस बोलो बेटा। यस सर, डन। हाँ, ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्क का।
आपकी इंटरेस्ट ये कि एग्जाम में आएगा। ओके, गिवन बिलो, इसकी मैंने पीडीएफ आपके ग्रुप पर दिया है, आप आज प्रिंट कर लेना। गिवन बिलो इज इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक रुपीस इन लैक्स। पता है क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड March 12। हमारे पास दो प्रकार की असेट है, परफॉर्मिंग असेट है, नॉन परफॉर्मिंग एनपीए है। असेट का मतलब एडवांसेस होता है। फर्स्ट कॉलम जो है वो है इंटरेस्ट अर्न्ड, मतलब ड्यू बेसिस पर, और ये कॉलम जो है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अर्न्ड मतलब ड्यू बेसिस, रिसीव्ड माने एक्चुअल रिसीव्ड। ठीक है। लेफ्ट साइड क्या है? टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल परचेज। ये जो लेफ्ट साइड जो है ना, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, बिल परचेज, आप आगे सीखेंगे। दे आर द डिफरेंट वे इन विच बैंक लैंड्स मनी। आई रिपीट, टर्म लोन आप समझते हैं, हाउसिंग लोन एंड मोटर कार लोन, जिसमें बैंक ईएमआई की वसूली करती है, तो उसे हम टर्म लोन बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल ऑफ टर्म लोन इज हाउसिंग लोन। क्या आपको पता है, नॉलेज के लिए, आपकी लाइफ की, योर लाइफ, फर्स्ट लोन किसके लिए लेने वाले हैं? ऐसा मत बोलना आप लोन नहीं लेंगे, लेंगे। फर्स्ट लोन यू विल टेक फॉर व्हाट पर्पस? जल्दी से बताओ। सर अभी तो लग रहा है हायर स्टडीज के लिए लेना पड़ेगा फर्स्ट लोन। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे दिमाग में क्या था मालूम है? लाइक कार वर्सेस हाउस, तो फर्स्ट लोन कार की आएगी। लेकिन यस, यू आर थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स एंड बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लग रहा है पहली लोन आपके लिए एजुकेशनल लोन हो जाएगी। बिल्कुल सही। बाय द वे, क्या पढ़ने के लिए आपको लोन लेना है? फिर भी बीकॉम ऑनर्स छोड़ के, फिर भी जस्ट नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए ना मुझे। क्या लग रहा है? सर एमएससी इन फाइनेंस ही लेना है उसके लिए। मतलब से मास्टर्स वगैरह के लिए, लेट्स पुट इट, वो मास्टर्स फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि मास्टर इन फाइनेंस वगैरह के लिए हो सकता है। क्या लग रहा है आपको वो लोन का अमाउंट कितना होगा? रफली, वेरी रफली। हाँ सर वो तो डिपेंड करता है ना, ऐसे अगर यूएस का ही है मोस्टली जाना है तो बहुत तो ही आप ज्यादा। बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। डोंट फील बैड। सपोज एमएस इन इंडिया, एमबीए इन इंडिया करना है ना, तो आपकी पहली लोन 15 to 20 lakhs की हो सकती है। एंड अब्रॉड जाना है तो कितने की लोन होगी मैं बोलूं? जितने की लोन बैंक दे रहा है, आप जितने भी लेंगे उतनी कम पड़ेगी। बट डोंट वरी, इंडिया में पेरेंट्स फाइनेंस करता है एजुकेशन। मैंने मेरी डॉटर का एजुकेशन फाइनेंस किया, सो चिंता मत करो तुम लोग, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। विल फाइंड आउट द वे। देखो एक बात याद रखना, आपको अब्रॉड जाना है तो मन बनाओ अब्रॉड जाना है, पैसे की चिंता मत करो। मनी कम्स ऑन द वे, बिलीव मी। पैसे की चिंता मत करना, मनी कम्स ऑन द वे। ऐसा नहीं बोलता मैं तुम्हें पैसा देगा, बट मैं तुम्हें रास्ता पक्का बताएगा। अब्रॉड जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पता है क्या चाहिए? बताओ, ये मैं वर्ड लिखता हूँ वो सही है क्या? अब्रॉड जाने के लिए ये चाहिए, जल्दी बोलो। यस। गलत, गलत। अब्रॉड जाने के लिए आपको पास ये चाहिए। क्या लिखा है मैंने? जलना। क्या लिखा है मैंने? सो बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर चाहिए, मनी नहीं, डिजायर नहीं। बर्निंग डिजायर और डिजायर में जमीन आसमान का फर्क है। बर्निंग डिजायर स्टैंड्स फॉर तड़पना, रेस्टलेस, बेचैन हो जाना, पागल हो जाना। आप सोच लो, हमारे क्लास में से बहुत सारे बच्चे सीए कर रहे हैं। क्या उनकी सीए होने की डिजायर है कि सीए होने की बर्निंग डिजायर है? डिजायर। की सीए होने की डिजायर है, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बहुत सारा टाइम पास करेगा। बट जिस दिन वो डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगी, बच्चे को लाइक एकलव्य कुछ नहीं दिखाई देगा, एक ही लक्ष्य दिखाई देगा, सीए सीए सीए, फॉरेन स्टडी फॉरेन स्टडी फॉरेन स्टडी। एंड जिस दिन तुम्हारी डिजायर बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगी, तुमको पूरी दुनिया में कोई स्टॉप नहीं करेगा अब्रॉड फॉरेन पहुंचने के लिए, आपको पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। सो तुम्हारी लाइफ की पहली लोन एजुकेशन लोन हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट मींस पता है आपने इंटेंजिबल असेट में इन्वेस्टमेंट किया है, एक एजुकेशन। हाँ या ना? यस सर।
यस, एंड यदि आप कार वगैरह लेते थे तो एक डेप्रिशिएबल असेट में इन्वेस्टमेंट करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आंसर, सही है। किसने आंसर दिया था? एजुकेशन लोन, बहुत अच्छा। अरे बोलो। सर संस्कृति। मेरे को बहुत अच्छा लगा, लाइफ में किसी ने पहली बार ये आंसर दिया है। मुझे नॉर्मली हाउस या कार बोलते थे या स्कूटी बोलते थे। नाइस, गुड गुड। अब तो फिर फॉरेन पहुंच ही जाएंगे यदि आपको जाना है। वैसे भी आपको पैसा लगता ही नहीं है फॉरेन जाने के लिए, ठीक है। सो टर्म लोन इज वन टाइप ऑफ गिविंग लोन, और तुमको तो पता है मेरे से यही सब पढ़ना है। मैं संडे की पेरेंट्स मीट में भी बोला था मेरे से डेबिट क्रेडिट अकाउंट नहीं पढ़ना है। ओके, दूसरा, यू नो ओवरड्राफ्ट वर्ड पता है ना आपको? कैश क्रेडिट क्या है मैं बाद में बताएगा आपको, राइट नाउ नहीं बताता हूँ, ये मेरा अभी का पॉइंट नहीं है इसके लिए। ओवरड्राफ्ट तो आप समझते हैं, जैसे मेरा बैंक में 1 लाख है लेकिन मैंने 1,50,000 का चेक दिया और बैंक ने पास भी कर दिया, बैंक ने पास भी कर दिया, तो जो 50,000 बैंक ने एक्स्ट्रा दिया फ्री थोड़ी दिया, बैंक में से इंटरेस्ट लेगी। इट्स अ टाइप ऑफ लोन गिवन बाय बैंक टू माय बिजनेस, सो उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। बिल डिस्काउंटिंग एंड परचेस तो वो अपना 12th का टॉपिक है, गो टू बैंक एंड डिस्काउंट द बिल। पता है ना बैंक डिस्काउंट इनकम कमाती है। हम लोग बिजनेसमैन एंट्री करते हैं कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर, बैंक एंट्री करेगी बीआर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट इनकम। So there are 3 ways in which bank can give the loan. Tell me what are the 3 ways in which bank can give the loan? जल्दी जल्दी बोलो, अरे बोलो ना। सर टर्म लोन्स, बिल्स परचेज, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। राइट। संस्कृति तुम वापस अच्छे मूड में आ गई है मेरे लेक्चर में, बीच में तो तुम भूगर्भ अंडरग्राउंड हो गई थी, राइट? यस सर। लास्ट ईयर तो तुम पूरी अंडरग्राउंड थी, मैं तो तुम्हें लास्ट ईयर पहचानता ही नहीं था। आई नेवर न्यू इट। तुमने कभी मेरे आंसर नहीं दिए थे ना लास्ट ईयर तो। यस सर। मैं तुमको पहचानता ही नहीं था, ऐसा कुछ खास वजह थी? सर मुझे उतना ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं होता था अकाउंट्स का क्लासेस अटेंड करने में। तो ये बरस में कुछ फर्क पड़ा है? यस सर। वो क्या? सर आप सर सबको जानती है ना ये। नहीं, इसके लिए नहीं। ये टाइम क्या है पता है, मेरे को 2 लेक्चर मिले हैं, लाइक यू नो, सो एक कनेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है। आई मीन आई हैव गॉट सफिशिएंट टाइम टू डू द वर्क। मैं वंस इन अ वीक करता था ना तो वी यूज्ड टू गेट डिस्कनेक्टेड। समझ में आया? हाँ सर। ओके, अभी सुनिए। अभी मैं 2 प्रकार का असेट है, एक परफॉर्मिंग असेट, एक नॉन परफॉर्मिंग। अभी बताओ मैंने परफॉर्मिंग के बारे में क्या बोला? परफॉर्मिंग असेट की इंटरेस्ट इनकम कब रिकॉग्नाइज करेंगे? सर अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस। तो ठीक है, अब इसमें ध्यान केंद्रित करो। एक इंटरेस्ट अर्न्ड है, अर्न्ड माने ड्यू, और एक है ओनली रिसीट। 120 ड्यू है बट ओनली 80 मिला है। 750 ड्यू है, ओनली 650 मिला है। 150 ड्यू है, ओनली 150 मिला है। तो ये वाले परफॉर्मिंग असेट के लिए सपोज मैं कॉलम को नंबर देता हूं, कॉलम नंबर 1 2, कॉलम नंबर 3 4, तो बताओ विच कॉलम इज रिलेवेंट परफॉर्मिंग के लिए, 1 और 2? सर ओनली 1। तो मैं क्या करता हूं पता है, कॉलम नंबर 2 को सीधा कट कर दूं क्या? क्या कर दूं? कॉलम नंबर 2 को सीधा कट कर दूं क्या? हाँ या ना? यस सर। तो मेरा आंसर सीधा मिल गया। बताइए मेरा आंसर क्या मिल गया? 750 प्लस 150 950 प्लस 1020, राइट है? यस यस ओके, चलिए अब चलते हैं परफॉर्मिंग असेट्स। कॉलम नंबर 3 क्या है? इंटरेस्ट ड्यू। मुझे 75 लेना है, ओनली 5 मिला है। 150 लेना है क्योंकि विजय मल्लाया टाइप का है ना, नॉन परफॉर्मिंग है, ओनली 12 मिला है। 100 लेना है, ओनली 20 मिला है। बताओ बिटवीन कॉलम नंबर 3 एंड 4 विच इज नॉट रिलेवेंट कॉलम, काट डालो। नंबर बोलो 3 और 4? सर 3। 3 कट कर डालो, दैट्स ऑल। सम पूरा हो गया। तो इसमें आंसर क्या आ गया? 20 प्लस 12, 32 प्लस 5, 37। और बाजू में मैं एक टोटल कॉलम बना देता हूं, दोनों का टोटल कर देता हूं। तो ये अपना आंसर का फॉर्मेट भी मिल गया आपको। दिस वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन। जो मैंने कट कर दिया ना वो लिखेगा ही नहीं, एंड जो नॉन कट कर दिया वो मैं आंसर में लिख देगा। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करो। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, सीए में ये क्वेश्चन बार बार आता है, और जो स्टूडेंट सोचते हैं ऐसा क्वेश्चन हमारे सीए की एग्जाम में आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, तो आंसर सुन के रखो। सीए की एग्जाम में कैसे भी पेपर आने दो, जो लोग सीए करते हैं हम पक्का पास होने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो सीए करते हैं वो मेरे लेक्चर में नहीं है,
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। बोलो क्या जमाना है, लोग मुझे बहुत पैसा देके अपने कोचिंग क्लास में बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, और इधर क्योंकि मैं अवेलेबल हूँ लोग निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, भगवान उनसे बच के रहे, और क्या बोलूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ईयर एंडिंग वगैरह दिया है तो मैं लिख सकता हूँ। ईयर एंडिंग दिया है क्या? 31 March 12 for the year ended 31 March 2012, all the amounts are in lakhs। ठीक है, और हमारा जो हेडिंग होगा परफॉर्मिंग असेट्स, असेट्स का मतलब एडवांसेस होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड टोटल। परफॉर्मिंग असेट्स ऑन ड्यू बेसिस, ये अपने समझ के लिए लिखता हूँ। एनपीए ऑन रिसिप्ट बेसिस। क्लियर? कुछ भी नहीं समझा बिंदास पूछना, मुझे पैसा लेता हूँ मैं कॉलेज से, रीजनेबली अच्छा पैसा लेता हूँ, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलता हूँ, बट स्टिल आई विल से रीजनेबली अच्छा पैसा लेता हूँ। ठीक है, टर्म लोन, कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड, कुछ भी नहीं समझा एनी टाइम फील फ्री टू आस्क, बिंदास से। ऐसा कुछ होता ही नहीं है मेरे लेक्चर में नहीं समझा, ऐसा मैं मानता हूँ। अकाउंट में क्या नहीं समझने जैसा होता है, अकाउंट्स के तो आप लोग चैंप है। ओके, मैंने जो कॉलम कट कर दिया वो तो कट कर दिया, जो नोट आउट वाली कॉलम है मैं उसे लिख देता हूँ। ये वाला सम खत्म हो गया, ये कॉपी कर दिया तो ओ टाइप कर देना, ओ मीन्स ओवर। हाँ, तो आई विल गो टू द नेक्स्ट सम। ओ फॉर ओवर। ओह वेरी गुड, 12 ऑफ यू फिनिश्ड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। 12 ऑफ यू फिनिश्ड, वेरी नाइस। आगे चलो। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सर एक मिनट, वो सजेशन लिखा ना। बाकी था बेटा, बाकी है आपका? यस सर, डन। ओवर। चलिए, आपका कौन सा लेक्चर आज मेरे पास? कुछ नहीं है, थर्सडे नो नहीं सर, है ना? लास्ट नहीं है सर। ठीक है, क्वेश्चन 2 हम ओरली करने वाले हैं क्योंकि सेम प्रॉब्लम है। केसी बैंक है, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स दिया है, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द इनकम टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड March 12। बराबर है। सबसे पहले मैं दो पार्ट करता हूं, कौन से दो पार्ट? परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग। क्लियर? ओके, आपको पता है द थ्री वे इन विच लोन कैन बी गिवन। टर्म लोन मतलब ईएमआई वाला, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट एक्चुअली मैंने समझाया नहीं है, बट ओवरड्राफ्ट वर्ड यू अंडरस्टैंड,
एंड बिल डिस्काउंटिंग एंड परचेस भी आपको पता है। चलो फर्स्ट 4 कॉलम का नंबरिंग कर देता हूं जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है। बोलो इंटरेस्ट अर्नड का मतलब क्या होता है, अर्नड एंड रिसीव्ड में फर्क क्या होता है? अर्नड एंड रिसीव्ड, अर्नड मतलब ड्यू, एक्रूड, जैसे ओवरड्राफ्ट पर 1800 इंटरेस्ट ड्यू है, एक्रूड है, कस्टमर से लेना है, 1060 मिला है। टर्म लोन में 480 ड्यू है, 320 मिला है, 700 ड्यू है, 550 मिला है। तो बिटवीन 1 and 2 विच कॉलम इज रिलेवेंट एंड विच कॉलम इज नॉट रिलेवेंट? कौन सी कॉलम काट डालू, कट कर दूं? So 2. कॉलम 2 कट कर दो, क्योंकि हमको यहाँ इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन ड्यू बेसिस। So 2980 is my answer. NPA विजय मलाया 450 ड्यू है, ओनली 70 मिला है, 300 में से 40 मिला है, 350 में से 36 मिला है। विच कॉलम शुड आई कट आउट? So 3. 3 कट करो, क्योंकि एनपीए में विच कॉलम इज रिलेवेंट? Received by 4. सर जो मिला है। हाँ, तो हो गया आंसर। ओवर, दिस सम इज ओवर। क्या बात है क्या सर। करना चाहिए नोटबुक में? नहीं, ये क्या करूं मैं, अभी तो करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो ऐसा 1 मार्क के लिए आप दोगे क्या? नहीं, कैलकुलेशन है ना, मिनिमम 3 मार्क का होता है ना मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम में 3 मार्क होता है एंड व्हाट यू कॉल इंटरनल है तो 1 मार्क होता है। सर मेन एग्जाम का कुछ टेंटेटिव डेट्स है सर? हाँ, हमने संडे डिस्कस किया है, मैं आपसे बात नहीं करेगा इसके बारे में। हम मैंने एजेंडा में बहुत क्लियरली लिखा था, हमारा संडे का एजेंडा क्या क्या था? सर इंटरनल का डेट बताया और एग्जाम के बारे में डिस्कस किया, बताया था। सेमेंड के बारे में। क्या मैंने बताया था या नहीं बताया था? सर तो अभी मुझे कल से ही कोई लोग पूछ रहे सेमिस्टर आपको क्या लग रहा है कब होगा, मैंने बोला संडे बताया था। फिर बोलते हैं संडे तो हम बाहर गए थे। मैंने अपने मोबाइल के ग्रुप पर क्लियरली लिखा था आप किधर भी है मोबाइल वगैरह से 15 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप निग्लेक्टेड है तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन भी अपने दोस्त को पूछ लो, ठीक है। और पेरेंट्स लोग को अच्छा लगा था ना, मिले थे तो, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर बहुत अच्छा था। किसके पेरेंट्स थे अभी? यस किसने बोला गर्ल्स में? Yes, sir. Prapti. ओके, हाँ तुम्हारे डैड ने तो बहुत कुछ पूछा भी था मुझे, यस। ओके, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में 2 ही टाइप का लोन है, एक टर्म लोन है, एक ओवरड्राफ्ट है। अगेन बोलिए, परफॉर्मिंग असेट्स कॉलम 1 2, नॉन परफॉर्मिंग 3 4। बताओ कॉलम 1 and 2 में विच कॉलम शुड आई कट आउट? So 2. वेरी गुड। एंड बिटवीन 3 and 4 विच कॉलम शुड आई कट आउट? 3. 3। अपने आप हो गया ओवर। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चले। अभी हम लोग क्या जानना है, अभी आपकी क्यूरियोसिटी क्या है, आपको क्या लगता है कि अभी हमको सिखाओ, क्या लग रहा है आपको, क्या सिखाना चाहिए मैं आपको? जल्दी बोलो, आपको क्या लग रहा है, क्या सिखाना चाहिए? क्या आपको जानना नहीं है कि हम लोग एनपीए कब बोला जाएगा? क्या आपको ये जानने में इंटरेस्ट है हम लोग एनपीए किसको बोलेंगे? Yes, sir. So concept number 2, non-performing assets. And provision for losses. अब लिखना स्टार्ट करो। Assets become non-performing when interest or principal मतलब EMI are not
paid by the borrower for 90 days. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, जैसे ही मंथ खत्म हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है रात को 12 बजे चेक लेके कस्टमर आएगा या नेक्स्ट डे आ जाएगा। इट्स ऑलवेज गुड बैंक नेक्स्ट डे पैसा मिलती है तो, बट बैंक कितना डिले एक बार टॉलरेट कर सकती है? मैक्सिमम 90 डेज। ऑन 91st डे हम असेट के ऊपर एक रबर स्टैम्प मार देंगे। क्या रबर स्टैम्प मार देंगे? ब्लू कलर का एक रबर स्टैम्प मार देंगे। और रबर स्टैम्प पर क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो। ये ब्लू कलर तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। और रबर स्टैम्प पर वो एडवांस पर क्या लिखेंगे? बोलिए 91st डे पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है। सो अप टू 90 डेज डिले चल जाता है, बट ऑन 91st डे अकाउंट्स आर क्लासिफाइड, कस्टमर इज क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, चलिए आगे जाता है। अब ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब देखो आगे क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर लॉसेस। हम जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोलते हैं ना, P&L टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, उसी को बैंक ने नाम दिया है प्रोविजन फॉर लॉसेस। तो बैंक को कितना परसेंटेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री करनी होगी वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। सो लिखना स्टार्ट। इन ऑर्डर टू अराइव एट द अमाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट ना ये कॉन्सेप्ट जो सीख रहे हैं सीए करने वाले के लिए, तो एंड हमारे लिए भी काम का है। इन ऑर्डर टू अराइव एट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेस सिमिलर टू RDD to be made, the bank classifies advances as follow। ठीक है, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है परफॉर्मिंग असेट्स। बाय द परफॉर्मिंग असेट माने डाउटफुल है या नहीं है? एनपीए है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। इसी का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड असेट्स। These assets are not NPA। ये एनपीए नहीं है। अच्छा एक बात बताओ सोच के, मानता हूं मेरी बैलेंस शीट में कुछ डेटर है जिसको हम एडवांसेस बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में एडवांसेस बोलते हैं, से 10 करोड़। बहुत सारे कस्टमर हैं, अच्छे हैं, स्टैंडर्ड है, गुड क्वालिटी है, फिर भी इसके ऊपर डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे को एक सोच के आंसर दो, सोच के आंसर दो। मेरे डेटा अच्छी क्वालिटी के है, गुड क्वालिटी के है, लगता है सब पैसा देगा, अभी तक तो रेगुलर है, क्या लग रहा है? डाउटफुल डेट्स हाँ वापस बोलिए। करना चाहिए क्यों करना चाहिए? क्योंकि कोई ना कोई रहता है, भले ही कितने भी अच्छा हो, लाइक देयर आर सम डाउट। क्योंकि जो आज का अच्छा है वही तो कल बुरा बनने वाला है ना। कोई भी जो बुरा एनपीए डेटास होता है बैकडेटेड भूतकाल में, तो वो भी अच्छे ही थे ना। तो एक सेफ्टी के लिए एटलीस्ट सम मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स प्रोवाइड करना चाहिए। आई डोंट से बहुत बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करो, बट एटलीस्ट सम स्मॉल परसेंटेज एवरी ईयर करेंगे तो बाद में फिर डेटा सच्ची में एनपीए बनता है तो बड़ा झटका एक साथ में नहीं आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। Yes, So, sir.
परफॉर्मिंग असेट, जैसे हम लोग 11th 12th में तो पता है स्कूल में क्या करते थे, 5% ऑफ डेटर्स प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स, याद आया? एक स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट था। तुमको सबसे कम पसंद आने वाली एडजस्टमेंट कौन सी होती थी 11th 12th में? सबसे कम पसंद आने वाली एडजस्टमेंट जो आपकी प्रेफरेंस नहीं है, मतलब खाने में वो लास्ट रहती है। बैड आई डोंट से वो डिफिकल्ट है, बट आई से सबसे पसंदगी की एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है। तो थोड़ी कम पसंदगी के नंबर में क्या आता है? वैसे तो हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले हैं, तो हमको सब आता है, वो मुझे मालूम है, मैंने कब मना किया। ओके, सो परफॉर्मिंग असेट आर स्टैंडर्ड असेट, दिस असेट्स आर नॉट एनपीए। ओके, फिर भी हम इसके पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का नाम हमने अभी इस चैप्टर में क्या दिया है? हमने इस चैप्टर में क्या नाम दिया है? प्रोविजन फॉर लॉसेस। हाँ, तो ठीक है, बैंक शुड मेक a provision of, कितना परसेंटेज हम प्रोविजन करते देखते हैं? हम कितना परसेंटेज प्रोविजन करते देखते हैं? हम कितना परसेंटेज प्रोविजन करते देखते हैं? ठीक है, बैंक शुड मेक ए प्रोविजन ऑफ, तो अभी देखते हैं कैसे, कितना। तो उसके लिए हमने जितने भी स्टैंडर्ड एसेट है, स्टैंडर्ड एडवांस है, अच्छे क्वालिटी के एडवांस है ना, उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंड बेस्ड ऑन कैटेगरी हम उसके पर परसेंटेज करते हैं। एक कैटेगरी का नाम है एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, दूसरी कैटेगरी का नाम है रियल एस्टेट सेक्टर, तीसरी कैटेगरी का नाम है रिस्ट्रक्चर्ड लोन अकाउंट, फोर्थ कैटेगरी का नाम है अदर्स। देखो, ये सब स्टैंडर्ड एसेट है, अच्छे क्वालिटी के डेटर्स है, सो दे आर वेरी रेगुलर इन पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट। बट यदि वो लोन्स एंड एडवांसेस हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया है, तो वो स्टैंडर्ड एसेट्स पर मेरा प्रोविजन फॉर लॉसेस का परसेंटेज 0.25% है। यदि मैंने रियल एस्टेट सेक्टर कोई डेवलपर को बिल्डिंग बनाने के लिए लोन दिया है, तो मेरा आरडीडी का परसेंटेज 1% है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब कि प्रोविजन फॉर लॉस का। रिस्ट्रक्चर्ड लोन है, दे आर ऑल गुड क्वालिटी, दे आर रेगुलर इन पेइंग मनी, तो मेरा प्रोविजन फॉर लॉसेस 2.75% है। ये रिस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। रिस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है, तो मेरी बात सुनो। सपोज कोई हस्बैंड वाइफ है, दोनों सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, दोनों का सैलरी 1 लाख है, दैट इज 2 लाख कंबाइंड इनकम है। दोनों ने 1 बेडरूम या 2 बेडरूम का कुछ फ्लैट लिया है, एंड बैंक से अराउंड 1 करोड़ की लोन लिया है, एंड दे आर पेइंग रेगुलर इंटरेस्ट एंड सब। ऑन एन एवरेज बिटवीन द कंबाइंड इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 लाख रुपीस की इनकम में से वो लोग 1 लाख रुपीस का ईएमआई भर रहे हैं। क्या बोला? 1 लाख रुपीस का ईएमआई एवरी मंथ भर रहे हैं, ठीक है। और बाकी का जो 1 लाख है उसमें से घर का खर्चा, खाना पीना वगैरह कर रहा है, एंड हैप्पी लाइफ चल रही है। कंबाइंड इनकम 2 लाख है, बैंक से लोन लिया है, 1 लाख रुपीस का ईएमआई जाता है, बाकी का 1 लाख के एक आदमी की सैलरी से घर चलता है। अब कोरोना में बैड लक ये हुआ कि हस्बैंड की नौकरी गई, अब जो उनकी कंबाइंड इनकम 2 लाख थी, वो इनकम अभी हो गई ओनली 1 लाख। एटलीस्ट टेम्पररी 6-8 महीना 10 महीने के लिए लोन नहीं है, अभी पैसा नहीं आने का चांस दिख रहा है। अभी उनकी इनकम ही 1 लाख हो गई। अब वो 1 लाख पूरा का पूरा बैंक को दे देंगे तो खुद क्या खाएंगे पिएंगे? बताओ, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आप वो कपल है, आपकी इनकम 2 लाख से 1 लाख हो गई है, एंड यू कैन नॉट पे 1 लाख, तो आप क्या करेंगे? बैंक को ऐसा बोलेंगे करना है करो, मैं नहीं देगा पैसा, अभी जाओ? ऐसा तो नहीं कर सकते।
तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो, बिजनेस आइडिया सोचो, अकाउंट नहीं करना है, अकाउंट थोड़ी सीखना है मेरे से, जल्दी बोलो। इनकम कम हो गई तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। सर किसी और से, कहीं और से बोरो करके उनको मतलब ऐसे पार्टली पेमेंट कर देंगे। संस्कृति तुम इतना भोली मत बनो, हाँ संस्कृति तुम इतना भोली मत बनो, वो लास्ट ऑप्शन होगा। मांगेंगे वरना ना क्या सर होगा, पहले जिससे तो। बोलो करेंगे तो वो तो हमको हमारे सर के पर चढ़ जाएगा ना, ऑलरेडी टेंशन है उसमें, हम टेंशन और कहाँ बढ़ाएंगे। टाइम एक्सटेंड करके हम लोग नहीं, आई डोंट से आपका आंसर गलत है, आई ओनली सेड कि वो लास्ट ऑप्शन रखेंगे। सर टाइम मांगेंगे ना। किससे, किससे टाइम मांगेंगे, जिससे ऑलरेडी लोन लिया है बैंक से। बैंक से, बिल्कुल सही। देखो ऐसा नॉर्मल बिजनेस में भी होते रहता है ना। सपोज आप लोग में से कोई बिजनेस, आपका पेरेंट्स का बिजनेस है, आपके घर पे बात होती है, तो आपने सपोज क्रेडिट में गुड्स बेचा है, तो जो कस्टमर है क्या हमेशा टाइम पर पैसा देता है। सपोज उसका कोई नहीं बुरा देता वक्त हो सर। गया, सडनली उसका बुरा वक्त आ गया है, तो हमको रिक्वेस्ट करता है ना, गिव मी मोर टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, सुनो, हम भी यहाँ बैंक में जाएंगे और बैंक के साथ निगोशिएट करेंगे। क्या निगोशिएट करेंगे कि अभी तक जो हम लोग 1 लाख रुपीस का ईएमआई भर रहे थे, अब हम 1 लाख का ईएमआई नहीं भरेंगे, हम अभी ओनली 50,000 देंगे जब तक हमारे पास नया नौकरी नहीं है, से 1 2 ईयर, आई डोंट नो। मतलब हम लोग बैंक के पास जाके निगोशिएट करेंगे और बैंक को बोलेंगे इंस्टेड ऑफ 1 लाख ईएमआई, आप ईएमआई 50,000 पर कर दो, सो दैट में हमारा जो 1 लाख का इनकम हो गया, 50,000 ईएमआई भरेंगे, बाकी का 50 में से हम घर चलाएंगे। अच्छा सोच के आंसर देना। तो क्या बैंक ऐसा ईएमआई रिड्यूस करता है, क्योंकि ईएमआई रिड्यूस किया ना तो जो लोन है ना वो पीरियड बढ़ जाता है। सपोज मेरा 15 ईयर की लोन था, हाउसिंग लोन, तो 20 हो जाएगा, 20 है तो 25 हो जाएगा। सोच के आंसर दो, क्या ऐसा बैंक ईएमआई रिड्यूस करती है, सोच के बोलो जल्दी से। आंसर हाँ, यस। अरे बैंक भी तो बिजनेस लेके बैठा है ना, आप याद रखना, बैंक पक्का बिजनेसमैन है। इनफैक्ट मैं तो ये बोलता हूँ मेरे वो तुम्हारे से शायद स्मार्ट बिजनेसमैन है। बैंक को भी तो धंधा करने में इंटरेस्ट है ना। वैसे भी बैंक के पास ऑप्शन क्या है, नहीं देता हूँ, जाओ करना है करो, उससे अच्छा तो कॉर्डियल रिलेशन रखो। अभी 50,000 का ईएमआई ले लो, भविष्य में इनकम बढ़ेगी तो वो वापस पैसा एक्स्ट्रा भर सकते हैं। तो बैंक ऐसा अपना लोन का रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और उसे बोलते हैं रिस्ट्रक्चर्ड लोन। उसे क्या बोलते हैं, रिस्ट्रक्चर्ड लोन। ओके, अब बैंक के लिए रिस्ट्रक्चरिंग वाले अकाउंट में क्या लग रहा है, थोड़ी सी रिस्क बढ़ गई है कि रिस्क सेम है कि रिस्क रिड्यूस हो गई है, थोड़ी सी रिस्क क्या लग रहा है, बढ़ गई है ना। थोड़ी सी क्या रिस्क सर, थोड़ा नहीं ज्यादा बढ़ गया। थोड़ी सी रिस्क इंक्रीज हो गई है। तो क्या लगता है उनको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर लॉसेस इंक्रीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर करना चाहिए। करना चाहिए। इसके लिए देखो 2.75% हो गया, कितना हो गया, 2.75%। भले ही स्टैंडर्ड एसेट है, रेगुलर पैसा भर रहे हैं उसके बाद। एंड अदर्स, ये तीन छोड़ के, अदर्स ये तीन छोड़ के प्रोविजन फॉर लॉसेस 0.40%। सपोज आपको एग्जाम में प्रोविजन फॉर लॉसेस कैलकुलेट करना है और आपको ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, वो एग्रीकल्चर एसएमई सेक्टर है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कि रियल एस्टेट है या रिस्ट्रक्चर लोन है, ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, तो फिर हम ऑटोमेटिकली क्या अप्लाई कर देंगे, बोलिए क्या अप्लाई कर देंगे। सर 0.4%। अदर्स कैटेगरी में 0.4। एंड वेरी रेयरली ऐसा क्लासिफिकेशन हमारे पेपर में देता है, वेरी रेयरली, बट देता है तो हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया। ये हम लोग क्या सीख रहे हैं सर या प्लीज। सर जब ऐसे रिस्ट्रक्चर कर, सॉरी गो अहेड। साथ से ठीक बोलेंगे। वापस बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका। सर जब ऐसे रिस्ट्रक्चर करते हैं लोन्स को, तो कैन द बैंक इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट उस पे? हो सकता है, या हो सकता है, वो तो निगोशिएशन है ना। सी इट्स अ प्योर निगोशिएशन, इट्स अ प्योर न्यू डील, आई कैन से इन वन वे। तो बैंक कैन इंक्रीज द नेगोशिएशन। इट्स यू नो, बार्गेनिंग पावर में कौन स्ट्रांग है, हम कस्टमर ऑपोजिट बोलेंगे, क्या मालूम है, एक तो तुम मेरा ईएमआई कम करो और कुछ इंटरेस्ट रेट भी घटा दो। सी आपको मेरे से यही सीखना है, निगोशिएशन कैसे करेंगे। तो यदि हम वो कपल है तो हम बैंक में जाके सिर्फ ये नहीं बोलेंगे ईएमआई कम करो, हम क्या बोलेंगे,
सर इंटरेस्ट रेट भी कम करने बोलेंगे। हाँ, हम इंटरेस्ट रेट भी कम करने को बोलेंगे। तो फिर बैंक क्या बोलेगी पता है? नो, बैंक हमको कुछ देगी, खुद कुछ रखेगी ना। तो बैंक बोलते है एक काम करते हैं, हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे बट आपका ईएमआई कम कर देंगे, आपके लोन पीरियड बढ़ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। हम खाली सीधा जाते थे ना, बैंक को बोलते थे प्लीज मेरा ईएमआई कम कर दो, तो बैंक क्या बोलती थी पता है? ठीक है मैं ईएमआई कम करता हूँ, थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा दे देना। तो ये रियल लाइफ में आपको ये सब सीखना है। और ऐसे मेरे से एक छोटी सी ट्रिक भी पूछ ली ना, सीख लिया मतलब, और आपने उसको रियल लाइफ में यूज कर दिया, तो आपको लगता नहीं है आपकी पूरी फीस की वसूल हो गई? वसूल समझते हैं ना, रिकवर्ड हो गई। याद करिए। यस सर। अब समझ में आया कि आपकी पूरी फीस की रिकवरी हो सकती है छोटी सी ट्रिक सीखने के बाद। तो उसके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? क्या इंपॉर्टेंट? सर अटेंड करना। मेरे से तुम लेक्चर अटेंड करेंगे तो मालूम पड़ेगा ना सब ट्रिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एग्रीकल्चर के नीचे क्या लिखा है? एसएमई, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ओके सर। एसएमई सेक्टर होता है ना। यस सर, गॉट इट। अब सेकंड, सबस्टैंडर्ड एसेट। पहला स्टैंडर्ड एसेट था, अब ये सबस्टैंडर्ड हो गया। ओके, सो these are classified as NPA for a period not exceeding 1 year. सो सबस्टैंडर्ड एसेट मतलब क्या? एनपीए। लेकिन कितना पीरियड नहीं कंप्लीट हुआ एनपीए बनने के बाद? देखो मैं फर्स्ट 90 डेज तो भूल जाओ, फर्स्ट 90 डेज एसेट स्टैंडर्ड एसेट है। 90 डे पैसा नहीं मिला तो 91st डे हम रबर स्टैंप लगा देंगे एनपीए से। ब्लू कलर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। और ये ब्लू कलर, ब्लू कब तक, कितना मंथ रहने वाला है, कितना टाइम रहने वाला है? ब्लू कलर, ब्लू कलर कितना टाइम रहने वाला है बताओ? कलर ब्लू फ्रॉम दैट 90 डेज 1 ईयर। हाँ, ये ब्लू कलर, ब्लू कितना टाइम रहने वाला है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सो 1 ईयर। 1 ईयर। हाँ, सो अप टू 1 ईयर हमने वो एसेट को क्या क्लासिफाई किया है? एनपीए तो है, लेकिन उसका भी क्या नाम दिया जाएगा? सबस्टैंडर्ड एसेट्स। सबस्टैंडर्ड। क्या लग रहा है, ये मेरा जो प्रोविजन फॉर लॉसेस है इतना ही रहेगा कि इंक्रीज हो जाएगा? क्या लग रहा है? सर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाना चाहिए। तो लिखो, प्रोविजन has to be made on substandard asset as follow। कितना? तो उसमें ए सिक्योर्ड है वो, बी अनसिक्योर्ड है, सी अनसिक्योर्ड infrastructure advance, where escrow account mechanism is available। ओके, अब हम एनपीए की बात कर रहे हैं, सबस्टैंडर्ड है। अब हम एनपीए की बात कर रहे हैं, वो सबस्टैंडर्ड है।
एनपीए है, सबस्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन सिक्योर्ड है। क्या आप मुझे बता सकते हैं सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? बैंक ने कुछ जो लोन दिया कोलैटरल है या बैंक ने जो लोन दिया अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ सम असेट है, यदि वो कस्टमर ने पैसा नहीं भरा तो क्या होगा? तो वो एसेट को ले लेंगे यस, बैंक वो असेट को बेच के आपका पैसा वसूल कर सकता है। तो रिस्क कम है कि ज्यादा है? कम है। बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड रिस्क कम है ना उसमें, क्योंकि सिक्योर्ड में रिस्क कम है। क्योंकि सिक्योर्ड में रिस्क कम है तो हमारा परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेस भी कम है, 15% है। लेकिन अनसिक्योर्ड में रिस्क जास्ती है तो मेरा परसेंटेज ऑफ प्रोविजन भी जास्ती है। इज दैट पॉइंट क्लियर? क्लियर सर। ओके, अब सी पॉइंट क्या है? सी में भी अनसिक्योर्ड लोन है बट एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म इज अवेलेबल। क्या आपको एस्क्रो अकाउंट वर्ड पता है? किसी को नहीं पता है तो चिंता नहीं करना है, मेरे को भी कुछ नहीं पता था एक जमाने में। डू एनी ऑफ यू नो एस्क्रो अकाउंट वर्ड? यस सर, बट मेरे को सिर्फ वैसे वो होम लोन के उसके बारे में पता है। क्या होता है वर्ड एस्क्रो अकाउंट में? तो जैसे अगर हम ऐसा कोई थर्ड एक पर्सन या एक ऐसा थर्ड पार्टी रहता है जो जिससे हम ऐसे एस्क्रो पे ऐसे घर पे जब मॉर्टगेज लेते हैं तब हमारा जो मॉर्टगेज प्रीमियम और जो पेमेंट रहता है वो थर्ड पार्टी पे करता है, बट हम ये थर्ड पार्टी को उसके लिए एस्क्रो के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा और रिलैक्स्ड पेमेंट शेड्यूल जैसा रहता है। आपने जो बोला ना वो एग्जैक्टली एस्क्रो वर्ड नहीं है, बट आपने जो बोला ना वो फैसिलिटी कनाडा एंड यूएसए में कंपलसरी है। सी कनाडा एंड यूएसए में जब हम हाउसिंग लोन लेने जाते हैं ना, ओके, एंड इफ वी डोंट मेक 20% डाउन पेमेंट, हम अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर रहे हैं या घर परचेस कर रहे हैं और हम बाकी का तो लोन लेंगे बट हमारा कंट्रीब्यूशन इवन 20% भी नहीं है, 5% 10% है, तो यूएसए एंड कनाडा में कंपलसरी क्या पता है? हाउसिंग मॉर्टगेज इंश्योरेंस कंपनियां होती है, वहाँ हमको इंश्योरेंस प्रीमियम भर के पॉलिसी लेना पड़ता है कि यदि हम डिफॉल्ट कर देंगे ना तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा लोन भरपाई कर देगा। तो बैंक रिलेटिवली सेफ होती है, मैकेनिज्म बहुत अच्छा है बट यूएसए कनाडा में। बट एनीवे वो एस्क्रो अकाउंट वर्ड नहीं है। एस्क्रो अकाउंट मतलब सेपरेट बैंक अकाउंट। जैसे कि बैंक जब प्रोजेक्ट लोन देती है ना, जैसे कोई बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डर को, डेवलपर को एक प्रोजेक्ट लोन दिया, तो वो पर्टिकुलर बिल्डिंग को मॉर्टगेज करेंगे, बिल्डर वो बिल्डिंग को बेचेगा, पैसा आएगा, लोन भरेंगे। तो तब बैंक क्या एग्रीमेंट करता है पता है बिल्डर के साथ कि वो प्रोजेक्ट का सेल्स का जो भी पैसा आएगा ना, कंपल्सरीली ये एस्क्रो सेपरेट अकाउंट में भरो। बैंक बोलती है इसका मे बी 60 to 70% हम लोग रखेंगे टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट और बाकी का 30-40% हम आपको देंगे सो दैट यू कंप्लीट योर कंस्ट्रक्शन एंड रिकवर योर मनी ऑल्सो टिल द लोन इज पेड ऑफ। अनदर एग्जाम्पल, जैसे मुंबई नासिक का जो हाईवे है, हाईवे एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं, वो गेमन इंडिया ने बनाया है। गेमन इंडिया में मुंबई नासिक का एक्सप्रेसवे बनाया है, पैसा लगाया है। तो गेमन इंडिया क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। गेमन इंडिया ने पैसा लगाया है 200, 300, 500,000 करोड़। गेमन इंडिया को वसूली कैसे होगा? तो जो टोल आता है ना, टोल कलेक्शन, उसका राइट गेमन इंडिया को मिला है कि 30 इयर्स तक आप टोल वसूल कर सकते हैं, ओके। लेकिन गेमन ने क्या अपना 1000 करोड़ लगाया है? नहीं, गेमन ने मे बी 200-300 करोड़ अपना लगाया है, बाकी का 600-700 करोड़ की बैंक से लोन लिया है, ओके। तब ये जो बैंक है उसने क्या बोला, एक अलग से बैंक अकाउंट खोलो, एस्क्रो अकाउंट, और टोल कलेक्शन का जितना भी पैसा है वो हम ये एस्क्रो अकाउंट में रखेंगे। और गेमन को बोला है ये जो भी एस्क्रो अकाउंट है उसमें से 70-80% पैसा बैंक बोलती है हम ले लेंगे टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, और 10-20%, 30% जो भी है गेमन को बोला हम आपको देंगे सो दैट यू कैन मेंटेन द हाईवे एंड रिकवर योर मनी ऑल्सो, ओके। तो उसको एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। एस्क्रो अकाउंट मीन सेपरेट बैंक अकाउंट। ये कब पॉसिबल होता है? जब लोन इज ए सेपरेट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक लोन।
एक जनरल ओवरड्राफ्ट टाइप का होता है तो एस्क्रो अकाउंट पॉसिबल नहीं होता है। अब पॉइंट ये है, जब भी एस्क्रो मैकेनिज्म है तो बैंक की, भले वो अनसिक्योर्ड लोन है, वो गेमन के लिए बॉम्बे नासिक हाईवे बनाने के लिए बैंक ने जो लोन दिया है 700-800 करोड़, वो अनसिक्योर्ड लोन है। पता है क्यों अनसिक्योर्ड लोन है? वो रास्ता की जो मालिकी है, रोड की मालिकी है, गेमन की थोड़ी है। रोड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैंड एंड रोड है। तो गेमन प्लेज क्या कर सकता है? टेक्निकल प्लेज कुछ नहीं हो सकता, अनसिक्योर्ड एट द मोस्ट। जो राइट है, राइट कलेक्शन प्लेज कर सकता है, बट इट्स अनसिक्योर्ड लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, बट सेपरेट एस्क्रो अकाउंट है। तो बाय द वे, जब भी सेपरेट एस्क्रो अकाउंट होता है तो बैंक की रिस्क मैक्सिमाइज हो जाती है कि थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है? जल्दी बोलो। सर थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है। थोड़ी मिनिमाइज हो जाती है। तो आपको लगता नहीं हमारा परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर लॉसेस भी थोड़ा कम करना चाहिए? वेनिला अनसिक्योर्ड से तो थोड़ा कम ही करना चाहिए, हाँ या ना? यस सर, यस। हो गया, कहानी खत्म। सो सबस्टैंडर्ड एसेट्स की कहानी खत्म। दे आर एनपीए नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, अप टू 1 ईयर तक हम उसे सबस्टैंडर्ड बोलेंगे। और प्योरली अनसिक्योर्ड है तो 15%, अनसिक्योर्ड है तो 25%, अनसिक्योर्ड है बट सेपरेट एस्क्रो है तो 20%। हम कर क्या रहे हैं, कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? बाय द वे, ये परसेंटेज सब किसका परसेंटेज है? सर प्रोविजन फॉर लॉसेस के लिए कितना? हाँ, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बराबर। चलिए, अब थर्ड टाइप ऑफ एडवांसेस। अच्छा, अप टू फर्स्ट 90 डेज तो स्टैंडर्ड एसेट्स है। 90 डे खत्म हो गया, भूल जाओ 90 डे। नेक्स्ट 12 मंथ तक क्या करेंगे? सर सब स्टैंडर्ड एसेट्स। और हमने रबर स्टैम्प कौन सा कलर का मार दिया? सर ब्लू। ब्लू कलर में, ऐसे मेरे दिमाग से बोल रहा हूं। अच्छा, 12 मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया, सब स्टैंडर्ड पीरियड खत्म हो गया, अभी भी पैसा नहीं आया। अब आपको लगता है बैंक टेंशन में आ गया? यस सर। अच्छा, आपका ये जो ब्लू कलर है, आप कोई कलर चेंज करना चाहते हैं? ऐसे ही अपने लिया ना ऑफिशियली? यस सर, रेड। कौन सा कलर रखना चाहते हैं? सर रेड कलर का। रेड कलर डाल दे? देखो, आप बोलते हैं तो रेड कलर डाल दे। आपका और मेरा सोच बहुत मिलता जुलता है। और जो नाम है, आपको लगता नहीं है नाम भी बदली कर डाले? सब स्टैंडर्ड से नाम भी बदली कर डाले? क्या नाम बदली कर डाले? सर डाउटफुल एडवांसेस। आपको लगता नहीं ऐसा कर देना चाहिए? यस सर, यस सर। मुझे भी लगता है, तो मैंने कर दिया। सो थर्ड कैटेगरी ऑफ एडवांस है डाउटफुल एडवांस। देखो, ये 1 ईयर का एनपीए का पीरियड खत्म हो गया, अभी उसके आगे पहुंच गए। ओके, सो नाउ दीस आर classified as NPA for a period after 12 month। 12 मंथ के बाद की बात कर रहे हैं। ओके, दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो। अब सुनो, सपोज वो अनसिक्योर्ड एडवांस था, मतलब मेरे पास कोई टेंजिबल नहीं था। फर्स्ट 12 मंथ तो पता है ना, फर्स्ट 12 मंथ मैंने 25% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किया था। अभी 12 मंथ तो पूरा हो गया, ना इंटरेस्ट आ रहा है, ना प्रिंसिपल आ रहा है, ना मेरे पास कोई सिक्योरिटी है। आपको क्या लग रहा है, कितना परसेंटेज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करना चाहिए? सच्ची बोलना, आप बैंक है, आपको क्या लग रहा है? सर 100%। यस। 100% प्रोविजन रिक्वायर्ड है या ना? देखो, आप Yes, लोग sir. मेरा सोच कितनी मिलती जुलती है। सही है, आप और मैं सेम सोच रहे हैं आजकल। चलो, अच्छा है। लेकिन सपोज वो सिक्योर्ड है तो क्या? ओके, सिक्योर्ड भी है एंड नाउ दे आर क्लासिफाइड एज डाउटफुल। मतलब डाउटफुल क्लासिफिकेशन लगने की बात कर रहा हूं। दे आर क्लासिफाइड एज डाउटफुल अप टू 1 ईयर
1 to 3 years, above 3 years. देखो मैं फर्स्ट 12 मंथ ऑफ एनपीए नहीं बोलता, अभी मैं सिक्योर्ड हूं, उसमें तो 15% कर ही दिया था। मेरा रेड कलर का रबर स्टैंप लग गया, वो रेड कलर के रबर स्टैंप लगने के बाद भी 1 ईयर तक पैसा नहीं आ रहा है, सेकंड एंड थर्ड ईयर में भी पैसा नहीं आ रहा है, मोर देन 3 इयर्स भी पैसा नहीं आ रहा है, तो अभी कितना करूं? डेफिनेटली 15 से तो ज्यादा ही होगा। Yes. 15 तो फर्स्ट 12 मंथ में किया है, वो फर्स्ट 12 मंथ के बाद और एक 12 मंथ तक कितना करूं? डेफिनेटली मोर देन 15 होगा। आया ना? Yes sir, 25. कर दूं। एंड एक साल और हो गया, डाउटफुल क्लासीफाई रेड कलर का अप टू फर्स्ट ईयर ऑफ रेड कलर 25, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ रेड कलर 40%, रेड कलर लगने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, 3 इयर्स भी हो गया, किंगफिशर जैसा। क्या लग रहा है? पूरा ही प्रोविजन चाहिए, हाँ, फुल प्रोविजन रिक्वायर्ड। 100%, ठीक है। एंड द लास्ट, फोर्थ एंड द लास्ट वन, लॉस असेट्स, LOLL है, LOST नहीं है, लॉस असेट्स। ये क्या है? दे आर आइडेंटिफाइड as loss assets by bank or by internal auditor or by RBI inspector. मतलब बैंक खुद ही कोई एडवांस को बोलता है ये डूब गया है, तो फिर डूब गया है। बैंक खुद ही बोलती है मेरा पैसा डूब गया है, तो डूब जाएगा। या बैंक का इंटरनल ऑडिटर बोलता है कि नहीं तुम्हारा पैसा डूब गया है, या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंस्पेक्टर बोलता है तुम्हारा पैसा डूब गया है, तो डूब गया है। उसे हम क्या बोलते हैं अभी? लॉस असेट्स। एंड उस केस में कितना परसेंटेज ऑफ प्रोविजन करना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? 100%. That means all the advances are classified in 4 part. Performing है, substandard है, परफॉर्मिंग मींस फर्स्ट 90 डे, सबस्टैंडर्ड 90 डेज खत्म हो गया, उसके बाद का ब्लू कलर 1 ईयर 12 मंथ, 12 मंथ भी खत्म हो गया तो रबर स्टैम्प बदली करो, रेड कलर डाउटफुल, डाउटफुल में अनसिक्योर्ड है तो 100, सिक्योर्ड है तो डाउटफुल बनने के बाद 1 ईयर, सेकंड थर्ड ईयर, अबव 3 इयर्स, लॉस है तो गया। ठीक है, लिखो द एंट्री फॉर ऑल अबव इज, क्या एंट्री करूं? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर लॉसेस। प्रोविजन फॉर लॉसेस इज सिमिलर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाता है। पीएमएल में कहाँ लिखेंगे आप देखेंगे, पीएमएल में हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट हो गए, हेडिंग हो गए, हमने हेडिंग डिस्कस नहीं किया अभी तक, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक हेडिंग है पीएमएल के अंदर, उसका हेडिंग का नाम है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज, वो हेडिंग में हम लिखेंगे। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है। एक रिमार्क लिख डालते हैं, if in the exam question we are not given breakup of advance as सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, तो क्या एज्यूम करूं मैं? हमको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड वर्ड बहुत जगह पर लगता है ना, कभी कभी पेपर में नहीं दिया होता है कि वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो मुझे एज्यूम करना है तो मैं सिक्योर्ड एज्यूम करूं कि अनसिक्योर्ड एज्यूम करूं? अनसिक्योर्ड। देन
they are assumed as secured. आप बता सकता है क्यों secured assume करता हूं? Technically बैंक is not supposed to do business as unsecured. समझ में आया कि नहीं? अरे बैंक पब्लिक Yes. के पैसे से लोन दे रही है तो टेक्निकली और थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बैंक को अनसिक्योर्ड लोन देना ही नहीं चाहिए या मिनिमम देना चाहिए, वेरी इमरजेंसी सिचुएशन में देना चाहिए। हम दूसरे का पैसा लेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिक्योरिटी विल बी सिक्योरिटी फॉर दैट, जिसका मालिक ही पैसा है, पब्लिक है ना, मालिक डिपोजिटर होल्डर है ना, हमारा सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट सबका पैसा है। बैंक ने सबको अनसिक्योर्ड देके हमारा पैसा लूटा दिया तो बैंक नहीं, हम लूट जाएंगे, पब्लिक। समझ में आया? सो बैंक नॉर्मली अनसिक्योर्ड धंधा ही नहीं कर सकती है, एक्सेप्शनली कर सकती है। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है बैंक ने विजय मल्ल्या से भी कोई सिक्योरिटी लिया होगा कि नहीं लिया होगा? जल्दी बोलो। किससे? सो क्वेश्चन क्या था, किससे लिया? आपको क्या लग रहा है कि बैंक ने विजय मल्ल्या से, किंगफिशर ग्रुप से भी सिक्योरिटी लिया होगा या नहीं लिया होगा? सर लिया होगा, बट उसका लिया मतलब होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या था, आई विल टेल यू। बैंक ने भी सिक्योरिटी लिया है, उसकी कंपनी के शेयर्स लिए होंगे, लैंड बिल्डिंग लिया होगा, एयरक्राफ्ट लिया होगा, बहुत कुछ लिया है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। बट ये सब की वैल्यू से 8,000 करोड़ में से 2-3,000 करोड़ है, और अनदर 4,000-5,000 करोड़ की सिक्योरिटी क्या थी पता है? किंगफिशर ब्रांड। क्या बोला? खाली ब्रांड। एक अकाउंटिंग फर्म है, जैसे बिग फोर है ना, क्या बोलते हैं बिग फोर फर्म का एक दो नाम दो, डेलॉइट है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, एक ऐसे बिग फोर नहीं बट नेक्स्ट टू बिग फोर बट क्वाइट बिग, उसका नाम है ग्रांट थॉर्टन, यूके बेस्ड है। मैं जब यूके गया था इनको मिलके आया था मेरे काम से। एनीवे इंडिया में भी वो लोग करते हैं, इंडिया में नाम आई डोंट नो विच नेम दे यूज। तो ये इन लोग ने है ना, ये कंपनी ने अच्छा फीस लेके ये किंगफिशर ब्रांड का वैल्यूएशन किया है, हाउ टू वैल्यू इंटेंजिबल्स। हमने हमारी नेक्स्ट में रखा है इंटेंजिबल का वैल्यूएशन, और उन्होंने आई डोंट नो एग्जैक्ट कितनी वैल्यू बट सम 4,000-5,000 करोड़ किंगफिशर का नेम ब्रांड को वैल्यू किया, और किंगफिशर ग्रुप ने अपनी ब्रांड नेम बैंक को गिरवे रखा। तो ये जो 4,000-5,000 करोड़ का जो ब्रांड है आज कोई 5 रुपए में भी खरीद नहीं रहा है। समझ में आया? क्योंकि इनफैक्ट buyer will get a negative value than the positive value. So 5,000 करोड़ की सिक्योरिटी का 5 रुपया भी नहीं हो गया। Is that point clear? वरना तो आराम से बैंक सब एसेट बेच के पैसा वसूल नहीं कर लेती थी। पता है ब्रांड की रियल वैल्यू कब होती है? जब वो कंपनियां ब्रांड चलती है। जब कंपनी नहीं चलती है तो ब्रांड की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं होगी। एनीवे ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था। चलिए, सो इफ इन द एग्जाम क्वेश्चन वी आर नॉट गिवन ब्रेकअप ऑफ एडवांसेस सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड देन दे आर अज्यूम्ड एज सिक्योर्ड। लिख दिया ये। चलो हम लोग एक सम करें। सीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम जो भी करने जा रहे हैं। सीए के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जाम में उनकी, अगेन 4 मार्क क्वेश्चन। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं। ऐसा हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ये करें, ये करता हूं। कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 7। क्या क्वेश्चन है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ AY लिमिटेड कंप्यूट द प्रोविजन टू बी मेड। इज दिस क्लियर क्वेश्चन? रुपीज इन लैक्स मुझे प्रोविजन फॉर लॉसेस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 ओरली करते करते हो जाएगा। अब मुझे मदद करना, बताओ स्टैंडर्ड असेट पर कितना प्रोविजन करूं? प्रोविजन फॉर लॉस बोलो ना। 0.4%। 0.4% जब हमको देते नहीं है ब्रेकअप, वो एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, रिस्ट्रक्चर्ड लोन है, अदर्स में 0.4%। सब स्टैंडर्ड बताओ ना। सब स्टैंडर्ड में तो यू नो सिक्योर्ड है तो 15, अनसिक्योर्ड है तो 25, अनसिक्योर्ड एस्क्रो वाला है तो 20।
तो तीनों में से मैं क्या लूं? सर 15 क्यों 15? कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा हम क्या एज्यूम करेंगे? सिक्योर्ड है। और नॉट लिख देंगे कि हमने सिक्योर्ड एज्यूम किया है। ठीक है, ओके। अब डाउटफुल, डाउटफुल माने कौन सा कलर का रबर स्टैम्प? Red. रेड। फर्स्ट ईयर ऑफ डाउटफुल, डाउटफुल बनने के बाद फर्स्ट ईयर, लेकिन सिक्योर्ड याद करिए कितना? सर 25%। यार सब स्टैंडर्ड 15 था, ये हो गया 25%। ब्रिलियंट है आप लोग। सेकेंड एंड थर्ड ईयर 40%. 40%। 40, मोर देन 3 इयर्स 100%. 100%। वैसे मोर देन 3 इयर्स में लिखा है सिक्योर्ड 600 है, अनसिक्योर्ड 1400 है। अरे कुछ भी होने दो ना, ऐसा लिखा है ना, टोटल 2000 करोड़ है, 2000 लैक्स है, उसमें 600 सिक्योर्ड है। मैं तो बोलता हूं मोर देन 3 इयर्स है तो 100 ही हो जाएगा। अनसिक्योर्ड तो वैसे ही 100 होता है, बट सिक्योर्ड भी 100 हो जाएगा। व्हाट अबाउट लॉस एसेट्स? 100. 100 बस हो गया ना। तो अभी बोलो मैं सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मेट में कितनी कॉलम बनाऊं? ये मेरी कॉलम नंबर 1 होगी, ये कॉलम नंबर 2 होगी। बोलो कॉलम नंबर 3 में क्या लिखूं? प्रोविजन का परसेंटेज। एंड कॉलम नंबर 4 में अमाउंट ऑफ परसेंटेज। 4 कॉलम हो जाएगी ना? आया ना? यस। चलो कर देते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर दूं क्या ओरली? फिर मैं ये तो सॉल्व भी करेंगे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ओरली करें। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड। बोलिए स्टैंडर्ड कितना? 0.4। ब्रिलियंट। सब स्टैंडर्ड 50. हम सिक्योर्ड एज्यूम करके 15। डाउटफुल, अब देखो कुछ नहीं बोला है ना, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हमेशा हम क्या एज्यूम करेंगे? सिक्योर्ड। तो बोलो फर्स्ट ईयर ऑफ डाउटफुल 25। फॉर 3 इयर्स, मतलब सेकंड एंड थर्ड ईयर 40। मोर देन 3 इयर्स 100। लॉस असेट्स 100. वाओ ब्रिलियंट। कॉन्सेप्ट खत्म। 4 मार्क का, 4 मार्क का कॉन्सेप्ट खत्म। चलो सॉल्यूशन करें। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 खत्म हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है ना हमारा, अभी जो डिस्कस किया था वो। चलिए आप लोग भी करो क्वेश्चन नंबर 7। करो इधर क्वेश्चन 7 किधर? कैलकुलेशन ऑफ assets, amount, percentage of provision, amount of provision for losses. Clear? Rupees in lakhs.
So standard 20,000, substandard 16,000 for 1 year, 6,000 at 25%. Second and third year, 4,000, 40%. For more than 3 years secured, 100% है. 1400 अनसिक्योर्ड है क्योंकि टोटल 2000 था ना, वो तो वैसे ही 100% है. लॉस्ट असेट So 9080 का प्रोपोर्शन. 9080 सही जवाब है. That is total provision required. Total provision required. स्टैंडर्ड एसेट्स को क्या एज्यूम किया है? सिक्योर. ठीक है, चले आगे. 13 मिनट है ना मेरे पास. हो गया तो ओ फॉरवर्ड टाइप पता. आई गो फर्दर. ठीक है, आगे चले. नेक्स्ट आगे का यही कॉन्सेप्ट का नंबर यही है, खाली इसके अंदर आगे लिखना है. हाउ टू मेक provision in respect of advances covered by guarantees of ECGC, DICGC. How to make provision in respect of advances covered by guarantees of ECGC, DICGC. Remark: किसी को ECGC का फुल फॉर्म मालूम है क्या? Many of you may be knowing.
एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, okay, and DICGC, DICGC क्या है? डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट एंड वर्ड भी नहीं है एक्चुअली, डिपॉजिट एंड भी चल जाएगा, चलो ना, इंश्योरेंस, एक मिनट, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अच्छा, आपको क्या लग रहा है ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या करती होगी? जल्दी से बोलो, आपको क्या लग रहा है कि क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन क्या करती होगी? वो बैंकर को गारंटी देती है कि जो स्मॉल एक्सपोर्टर है ना, वो बैंक आप बिंदास लोन दो, गिव द लोन टू स्मॉल एंड बिग एक्सपोर्टर, दे विल पे मनी। ECGC says if they don't pay money, bank you don't worry, we will pay you. Same way DICGC, नाम भी वो है, that is also a credit guarantee corporation. बैंक को बोलती है please give the loan to small businessmen, they will pay, if they don't pay we will pay you. So credit guarantee corporation बैंक को गारंटी देते हैं कि बिजनेसमैन फेल हो जाएंगे, हम पेमेंट करेंगे। तो बताओ बैंक की रिस्क है या नहीं है अभी, कि रिस्क प्रोटेक्ट हो गई है? जल्दी बोलो। सर रिस्क कम हो गई, ऑलमोस्ट नहीं हो गई ना, मतलब ये गारंटी कॉर्पोरेशन पैसा भर देगी, वो गवर्नमेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, ये क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बिजनेसमैन से कुछ फीस प्रीमियम लेंगे, बट बैंक को तो अच्छा ही है ना। यस सर। तो लिखो इसके बारे में, ये जो मैं आंसर दे रहा हूँ ना, वॉट एवर वे आई एम गिविंग नाउ, जिस तरीके से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले वो CA इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से किया है उस तरीके से मैं करने वाला हूँ। सिंस पार्ट ऑफ द डेप्ट will be guaranteed to bank by such guarantee corporation, provision is not made to that extent of such guarantee. ठीक है, अब हम ये करेंगे कैसे, अभी सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम देखेंगे, क्वेश्चन कैसे होगा एंड सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ वी विल डू दिस, स्टार्ट करूं? यस। क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, क्वेश्चन ऐसा है, 9th क्वेश्चन,
400 lakhs की मैंने लोन दिया है, 50% ECGC कवर है। पीरियड फॉर विच एडवांस रिमेन डाउटफुल, डाउटफुल हो गया बट मोर देन 3 years, पता है ना मोर देन 3 years है तो 100% हो जाता है, बैलेंस सिक्योर्ड है। सिक्योरिटी 150 लाख की है बट रियलाइजेबल वैल्यू 80% है, कैलकुलेट द प्रोविजन। एक स्टैंडर्ड सम है, देखो हम कैसे करते हैं, प्रोविजन तो बाद में करते हैं, उसके पहले कुछ लिख के रखते हैं, ठीक है। क्या लिख के रखते हैं, आप भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करो कि सबसे पहले मेरी लोन कितने की है, आउटस्टैंडिंग लोन। देखो प्रोविजन बाद में कैलकुलेट करता हूं, फर्स्ट विल कैलकुलेट सम डेटा, द अमाउंट्स आर इन लैक्स। 400 की है, उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, देखो अभी तक हमने कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं किया है, पता है ना 120 की रियलाइजेबल वैल्यू है, तो बाकी का अनसिक्योर्ड कितना है 280। अब बताओ वो क्रेडिट गारंटी को कितना भरपाई करना पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको, क्रेडिट गारंटी को कितना भरपाई करना पड़ेगा, तो 50% जो लॉस होने वाला वो भरपाई करना पड़ेगा, एंड बैलेंस 140 तो अनसिक्योर्ड ही हो जाएगा। ओके, अब कितना प्रोविजन लगेगा मैं कैलकुलेट करेगा, अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर्म इधर 1 2 3 4 प्रोविजन रिक्वायर्ड करेंगे 4 लाइन में, बट अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया कितना प्रोविजन लगेगा, बट मैंने जस्ट डेटा कलेक्ट किया है। 400 लॉक्स की लोन है, 120 की कुछ रियलाइजेबल सिक्योरिटी है, 280 लॉस हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी 50% भर देंगे, बाकी का तो अपना बैड डक। क्या यहां तक डेटा समझ में आया है? यस सर। यस सर। अभी देखो यही 400 को मैं जरा अलग स्टाइल से क्लासिफाई करता हूं, यही 400 को, लोन 400 है, इसमें से 120 का क्या है, सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड, यस सर। 3 years डाउटफुल ओवर हो गया है, कितना परसेंटेज प्रोविजन लगेगा, 100%। मैं मानता हूं 120 सिक्योर्ड है, मैं मानता हूं ये बात, लेकिन 3 years तो हो गया है, डाउटफुल है, 100% प्रोविजन, ये बी वाला पार्ट है। सी में कितना है, 140 है, एंड डी में भी 140 है, ये अनसिक्योर्ड है, और ये क्या है, ECGC कवर, ECGC DICGC कवर है। इसके लिए हमारा क्या रूल है, नो प्रोविजन, नो प्रोविजन, और इसके लिए 100%। बस, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो वापस से, मैंने 400 लोन था, 120 रिकवर हो जाएगी, बाकी 50% इंश्योरेंस कंपनी भरेंगे, 50% अपना बैड लक। ओके, तो यही 400 का अलग क्लासिफिकेशन करता हूं, 120 सिक्योर्ड है, मगर क्योंकि 3 years डाउटफुल हो गया 100%, 140 DICGC कवर है, नो प्रोविजन, अनदर 140 तो अनसिक्योर्ड है, तो 100%। तो ये हमारा वर्किंग है समझने के लिए। अब प्रोविजन के लिए कैसे लिखूं मैं, सिक्योर्ड 100% ऑफ 120, इतना प्रोविजन लगेगा, अनसिक्योर्ड 100% ऑफ 140, secured 3 years over doubtful। तो टोटल प्रोविजन कितना लगेगा बताइए, टोटल प्रोविजन कितना लगेगा, सर 260। बस, किसका नहीं लगा खाली 400 में से, सर गारंटी का।
हाँ बस, तो लिख डालो ये। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? तो एस वर्ड लिखो। उस क्षितिज लोन वर्ड क्यों लिखा? लोन मतलब एडवांस ना यार, बैंक ने लोन दिया है ना, इट्स एडवांस। लोन मींस बैंक ने लोन लिया नहीं है, बैंक हैज गिवन द लोन, कस्टमर को दिया है। ये वाला सम खत्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। 1 मिनट रुक जाओ अभी जरा, तुम गो, क्योंकि तुम लोग 1 मिनट तो रुक ही सकते हैं, 1 मिनट तो रुक ही सकते हैं, ठीक है? जस्ट 1 मिनट, आई विल कम बैक। ये ओरली और एक सम कर ले, जस्ट ओरली लगेगा, इट विल टेक 1 मिनट ओनली। इसी प्रकार का सम है, सेम 400 है लोन, ECGC 50%, वही मोर देन 3 इयर्स सब है। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड 150, मैं मानता हूं इसमें पूरा 150 आएगा, बैंक ने बोला नहीं है कि कितना परसेंट आएगा, तो 150 की सिक्योरिटी है, तो बचेगा 250, उसका 50% ECGC का आएगा, एंड अनसिक्योर्ड 125 होगा। तो ये कितना होएगा? 150 जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है उसका भी 100% हो जाएगा, अनसिक्योर्ड की 100 होगा। खाली ये ECGC है, DICGC है, उसके पर नहीं लगेगा। सेम क्वेश्चन, इज दिस क्वेश्चन सेम एंड अंडरस्टूड? 400 की लोन है, 150 की सिक्योरिटी है, इसमें मैं मानता हूं सब सिक्योरिटी का आएगा, 250 का 50% ECGC, सेम क्वेश्चन, ठीक है? अभी लिख डालो ये। सो हमारा ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर, NPA की कहानी खत्म। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना। हो गया तो मुझे बोलो, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूं। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।